हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। अगेन आई एम टुडे हियर विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए इन जून 2023। आपको जैसे पता है कि मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, उस सीरीज में आज मैं अपना नेक्स्ट सेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिनमें हम कुछ और न्यू टॉपिक्स कवर अप करने जा रहे हैं, जिनमें से 100% शॉर्ट टॉपिक्स आए ही हुए हैं और फ्यूचर में भी जो जून में 2023 या फर्दर दिसंबर 2023 में पेपर होगा, इन टॉपिक्स को एनटीए 101% टच करेगा ही करेगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आज का हम पहले टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। देखो, जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स है, ये वो एरर्स है जो अक्कर करते हैं प्रोसेस में, जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस हो रहा होता है या हम उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब जो ये एरर्स है, इनका कोई लेना देना नहीं है सैंपल के साइज और सैंपल की सैम्पलिंग टेक्निक के साथ। अब जो ये है, ये अफेक्ट करते हैं डाटा की एक्यूरेसी, यानी आपका डाटा होगा, उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसकी एक्यूरेसी और वैलिडिटी को। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स की हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले है लाइक वेग डेफिनेशन यूज्ड इन डाटा कलेक्शन। जब आप जो आपके टर्म्स और कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हो क्वेश्चनर या सर्वे में, अगर वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है या रिस्पोंडेंट उसे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो माइट बी इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट आंसर्स आपको दे सकते हैं। सेकंड, इसमें जो अगर एग्जांपल मेन आती है, जो वो आता है, वो है डिफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। देखो, जब आपका डाटा कलेक्शन का मेथड है वो इनअप्रोप्रिएट है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग या आपके पॉपुलेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो वो क्या कर सकता है, वो बायस या एरर को इंट्रोड्यूस कर सकता है डाटा में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लो अगर आप टेलीफोन सर्वे को यूज कर रहे हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए उस पॉपुलेशन के जिसके पास टेलीफोन कनेक्शन का एक्सेस ही नहीं है, या आप ऑनलाइन सर्वे को यूज कर रहे हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए उस पॉपुलेशन से जिनके पास जो इंटरनेट की लिटरेसी है वो बहुत कम है, सो तब जो आपका मेथड है डाटा कलेक्शन का वो डिफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आता है रॉन्ग एंट्री मेड इन दी क्वेश्चनेयर। देखो, अगर तो जो आपका डाटा एंट्री प्रोसेस है वो तो अगर ह्यूमन, उस देखो ऑब्वियस है, जो आपका डाटा एंट्री प्रोसेस है उसे ह्यूमंस करेंगे, यानी वो प्रोन टू डैम श्योर है वो ह्यूमन एरर्स और टेक्निकल ग्लिचेस में उसमें अराइज होंगे ही होंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका डाटा है वो इनकरेक्ट होगा या आपका कोई डाटा मिस हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, मान लो अगर आप कोई रॉन्ग कोड को एंटर करते हो, डिजिट या सिंबल रॉन्ग को एंटर करते हो क्वेश्चनियर या डाटा बेस में, सो उससे आपका डाटा का जो सिस्टम है वो गलत हो जाएगा। सो ये तो थे कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स, उनका मीनिंग और उनके टाइप। यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इनमें से आपने यूजीसी ने आपको क्वेश्चंस प्लॉट किए ही किए हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो मीन है वो मीडियन से ग्रेटर होता है और जो मीडियन है वो ग्रेटर होता है मॉड से। इन सिंपल वर्ड्स, मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मॉड से। ऑल्सो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये एक राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसकी जो टेल है, लॉन्गर टेल उसकी लेफ्ट साइड पे होगी। सो इससे जो दो मैंने आपको स्टेटमेंट मेंशन की हैं, और इवन इसका जो मीडियन, अगर हम थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन माइनस करते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी अगर हम मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करते हैं। सो इसमें से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया ही आया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोकस ग्रुप्स का। देखो, जो फोकस ग्रुप्स हैं, जो फोकस ग्रुप हो गए और कोई भी कोलैबोरेशन टूल्स हैं, ये हमें टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये हेल्प इवन जो हमारी रिक्वायर्ड फाइंडिंग्स हैं, या हमने किसी पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करना है या क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है या मटेरियल्स करना है, इवन ये हमारी डिस्कशन को फैसिलिटेट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं। जो आपके फोकस ग्रुप और कोलैबोरेशन टूल्स हैं, ये यूजफुल है कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल इश्यूज के लिए, जिनमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। हमें ओपिनियंस चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, इमोशंस चाहिए हमें पार्टिसिपेंट्स की। इवन जो ये है, ये ना फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें मॉडिफाई करना इजी है और अलाउ है क्वेश्चंस और टॉपिक्स को। हम अपने क्वेश्चंस और टॉपिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सेस या फीडबैक जो हमें पार्टिसिपेंट्स दे रहे हैं।
अब जो ये इसमें ना कुछ लिमिटेशंस पे, इसकी सबसे मेन है कि ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायस से सफ़र करता है। इसका मतलब क्या है, देखो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, वो उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उनको लगता है कि जो रिसर्चर या फैसिलिटेटर को चाहिए और जो वो सुनना चाहता है। यानी सिंपल वर्ड में ये एक्सेप्टेबल और फेवरेबल है बाय द ग्रुप नॉर्म। सिंपल अगर मैं बताऊं तो रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट वही इंफॉर्मेशन देगा जो रिसर्चर को चाहिए। सो इसमें बायस अराइज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्किमिंग की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और डिटेल में करते हैं, ऑलरेडी मैंने ये बहुत बार आपको बताई है। देखो जो आपकी ये स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या होता है, जो इनिशियल लेवल है ना उस पर हाई प्राइस को सेट किया जाता है न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर किया जा सके कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स है जो विलिंग भी है और एबल भी है प्रीमियम प्राइस को पे करने के लिए। अब देखो अगर आपने अपनी स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाना है तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहले आती है, जब आपका जो प्रोडक्ट है उसे परसीव किया जाता है एज एनहेंसिंग द कस्टमर स्टेटस इन सोसाइटी, यानी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो स्टेटस सिंबल है कस्टमर्स के लिए, इन सोसाइटी के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो डिमांड है वो हाई हो जाएगी। क्रिएट जो ये चीज़ है ये आपकी डिमांड को हाई क्रिएट करेगी और इवन कस्टमर्स के अमंग लॉयल्टी को डेवलप करेगी, जो वैल्यू देते हैं प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिवली ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को। जो इसमें सेकेंड मेन चीज़ आती है वो है जब टारगेट मार्केट एसोसिएट करती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद दिस प्राइस, यानी जितना ज्यादा प्राइस उतनी अच्छी क्वालिटी। जब ये क्वालिटी एसोसिएशन होती है तो तब आप स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे ना एक पॉजिटिव परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन हो जाती है कस्टमर्स के अमंग, जो ये बिलीव करते हैं कि हायर प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा हायर क्वालिटी को और अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है फॉर द डे वो है जब आप मार्केट को सेगमेंट करते हो, यानी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, जो अफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, आप मार्केट सेगमेंटेशन में अपनी मार्केट को छोटी स्मॉलर सेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट्स या कॉमन फैक्टर डिवाइड कर देते हो और आप हर मार्केट को अलग तरीके से टारगेट करते हो। अब आपने अगर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें से सबसे पहले आती है मेजरेबल। देखो जो आपका साइज है या परचेजिंग पावर है आपकी सेगमेंट्स की वो मेजर होनी चाहिए। सेकंड एसेसिबल, जो आपके सेगमेंट्स है ना उन कैन बी रीच एंड सर्व बाय द मार्केटर, यानी अगर आपने ऐसे सेगमेंट्स बनाई हैं और जिनमें मार्केटर खुद ही नहीं जा सकता, रीच है उसके असेसमेंट है, तो उसका फायदा क्या। सो इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए जो आपकी सेगमेंट्स है ना वो असेसिबल होनी चाहिए, वो इजिली रीचेबल होनी चाहिए थ्रू बाय मार्केटर्स। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है सब्सटेंशियल। देखो जो सेगमेंट्स हैं वो लार्ज और प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, इनफ लार्ज या प्रॉफिटेबल जिससे उसका फायदा मिल सके कि हमें अगर हमने उसको सेगमेंट किया है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्शनेबल। देखो जो सेगमेंट्स हैं इनको हम टारगेट इफेक्टिवली शुड बी टारगेटेड इफेक्टिवली बाय द मार्केटर्स, यानी जो मार्केटर्स हैं जो उन्होंने सेगमेंट्स बनाई हुई हैं उनको वो इफेक्टिवली टारगेट कर पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आ रहा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। कुछ हम फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं। देखो मैं आपको जो पॉइंट्स खुद समझा रहा हूं ना वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एंटायर को जस्ट आप समझो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ना उसको अपने माइंड में बिठा लो, आपको अपने हैंड से नोट्स बना लो, चाहे जैसे भी आपको सूट लगता है, बस आप मैं जो समझाना जा रहा हूं उसको ग्रैब करो। डैम श्योर आपके नंबर 100% आएंगे, उसके नियर आएंगे, ठीक है। सो अब हम कुछ फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस को। देखो सबसे पहले आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस को। ये क्या कर सकता है, ये अफेक्ट करता है रेगुलेशंस को, टैक्सेस को, सब्सिडीज को, टैरिफ्स हो गए, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, या इवन कोई भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है उसको गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो मेन फैक्टर आता है वो आता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये डिमांड होगी आपकी प्रोडक्ट की, सप्लाई, प्राइजेस, कॉस्ट, इनकम और इवन कस्टमर्स की परचेजिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट करेगा। ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी एंड इनोवेशन होगी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और मेथड्स की है उसको ये अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। देखो ये भी अगेन एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, डिसीजन को। ये लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन जो बिजनेस के हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं उनको अफेक्ट करेगा। इन शॉर्ट ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये डिसीजन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है उनको अफेक्ट करते ही हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ ना ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ हमने ऑलरेडी पहले भी की हुई है। देखो सबसे पहले आती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जिसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मैंने आपको ऑलरेडी अपने पिछले सेशंस में से बताया था। देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से बन के आता है। मैंने आपको उसके 5 आर्म्स बताए, उनमें से ये एक आर्म है जो IFC जो उसकी प्राइवेट सेक्टर आर्म है, जिसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड इसमें है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDAI, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जो लेंड करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। सिंपल है, एज अ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन IBRD के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1960। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जिसको ईयर 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो ये अब स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी थी? ये थी यूनाइटेड नेशन की, जो डील करती थी विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि है IBRD, जिसे स्टैब्लिश किया गया था ईयर 1944 में। वन ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 2 इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको इसको कवर कर दिया, बाकी 5 हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। देखो एक तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में जो प्राइवेट सेक्टर आर्म थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और दूसरा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो 1944 में था, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा था। अब ये क्या करता था? ये लोन्स और गारंटीज को प्रोवाइड करता था मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस। देखो सबसे पहले एक मैं आपको बताना, इसमें आता है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है अपने स्ट्रक्चर को और इंटरनल प्रोसेसेस को, ताकि जो वो कंफर्म कर पाए जो उसे इन्वायरमेंट से फीडबैक मिल रहा है उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है उसके स्ट्रक्चर में और यहाँ लैक ऑफ स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या आता है, जो स्टाफ है वो प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं और टीम्स को असेंबल किया जाता है और नॉलेज को शेयर किया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्पैगेटी क्या आती है, लाइक वो भी मिक्स्ड होती है, यानी इसमें सब कुछ शेयर करके किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये टेम्परेरी है और फ्लेक्सिबल हिरार्की इसमें जो ग्रो करती है एजेस से अपनी। सो ये एक टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन को क्रिएट करती है बाय लिफ्टिंग अ नोड ऑन द फिश नेट, यानी एक नोड को लिफ्ट करके एक फिश नेट की तरह इसको क्रिएट किया जाता है फॉर टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है इसमें से नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिंक करती है जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेपरेट, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन के सेपरेट पार्ट्स को और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट्स को अकम्प्लिश क्या किया जाता है, इसके थ्रू कॉमन गोल को अचीव किया जाता है, शेयरिंग कॉस्ट को शेयर किया जाता है और आपके कोर कैपेबिलिटीज हैं उनको शेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट कुछ हम ना अपने फाइनेंशियल मार्केट की चीजें को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें से पहले आते हैं हेजर्स। देखो हेजर्स वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए रिस्क है जो प्राइस फ्लक्चुएशन से अराइज हो रहा है ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट और कमोडिटी। जो ये है यूजली क्या करते हैं, ये कमर्शियल एक्टिविटीज होती है जो रिलेटेड टू अंडरलाइंग एसेट और कमोडिटी, वो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। देखो जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है इंडिया में ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और इंडेक्स। अब आपका जो एसेट और इंडेक्स है दैट कैन बी स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, करेंसीज हो गए, कमोडिटीज हो गए, जो इनको ट्रेड किया था दीज आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस या ओवर द काउंटर मार्केट। अब जो ये है एसोसिएटेड है विद इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब ये वोलेटिलिटी इंक्रीज क्यों है, क्यों उनके साथ ये एसोसिएटेड है, क्योंकि इनमें स्पेकुलेशन होगी, लिवरेज होगी या लिक्विडिटी इश्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्बिट्रेज गियर्स।
जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं जो आपके प्राइस डिफरेंसेस हैं या इनएफिशिएंसीज है दो या उससे ज़्यादा मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स में। इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम है रिस्कलेस प्रॉफिट्स को बनाना by simultaneously buying and selling the same or equivalent assets or commodity at different prices। यानी ये प्राइसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये अपना रिस्कलेस प्रॉफिट बनाते कैसे हैं? ये सेम या इक्विवेलेंट एसेट है या आपकी कमोडिटीज है उनको साइमल्टेनियसली बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं डिफरेंट प्राइसेस। यानी बाइंग का प्राइस कम होगा, सेलिंग का ज़्यादा, सो जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिस्कलेस प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कमोडिटी फ्यूचर। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है ये ऑब्लिगेट करते हैं बायर या सेलर को एक्सचेंज करने के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी या क्वालिटी कमोडिटी की एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और डेट पे फ्यूचर में। अब जो कमोडिटी फ्यूचर्स है इसका ओरिजिन ओसाका में होता, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। या इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? इसमें से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी इसका ओरिजिन ओसाका जापान में होता 17th सेंचुरी में एज अ वे फॉर राइस फार्मर्स एंड मर्चेंट्स टू हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। उन्होंने क्या बेस माना था? जो राइस फार्मर्स हैं या जो मर्चेंट्स हैं वो किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट हेज आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम वो ब्रांड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हम उनके नाम जानेंगे, उन एजेंसीज के नाम जानेंगे जो एसोसिएटेड है विद डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, यानी बड़े ब्रांड्स हैं और जिनकी कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है O&M, जिसकी फुल फॉर्म है ओगिल्वी एंड मैदर एजेंसी, जिसने किन किन ब्रांड के काम किया है? लाइक इसने किया है काम नेस्ले हो गया, कोका कोला हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लॉरियल हो गया और इवन कैडबरी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मैककैन एरिक्सन एजेंसी, जिसने मास्टर कार्ड के साथ हो गया, नेस्कैफे हो गया, कोका कोला हो गया, वेरिजोन हो गया और इवन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है त्रिक्या ग्रे एजेंसी, जिसे हम अब ग्रे ग्रुप इंडिया कहते हैं, जिसने कौन से ब्रांड के साथ काम किया? लाइक प्रॉक्टर और गैम्बल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जिलेट हो गया और किंडर जॉय हो गया। लास्ट जो हमारे पास एजेंसी आती है वो आती है JW हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स एजेंसी, जिसे हम अब वंडरमैन थॉमसन इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसने कैडबरी, पेप्सी, नाइकी और एयरटेल जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं जो डिलीवरीज के रिगार्डिंग आता है। देखो हम कुछ ना डिलीवरीज के टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिलीवरी की आती है वो है एक्चुअल डिलीवरी। देखो एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? इसमें फिजिकल हैंडलिंग की जाती है, तो आपके जो गुड्स के पोजेशन को अब करता कौन है? सेलर कर देता है बायर को। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है बेसिकली ये एक एक्नॉलेजमेंट है थर्ड पर्सन के थ्रू, जिसके पास पोजेशन है गुड्स की, वो होल्ड कर रहा है उनको ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। देखो इसमें क्या किया जाए? इसमें मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन उनको डिलीवर किया जाता है, सेलर करता है बायर को सच एज अ सिंबल, साइन और गुड्स। लास्ट जो हमारे पास आती है वो है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? देखो ये एक वॉलंटरी ट्रांसफर है पोजेशन गुड्स की सेलर से बायर के लिए। होप सो आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दोस आर वॉचिंग माई सेशंस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मैं आपको ऐसे ही डेली बेसिस पे शॉर्ट टॉपिक्स प्रेजेंट कर पाऊँ जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना UGC नेट का कॉमर्स पेपर 2 का एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो हम कुछ सेक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आ रहे हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा सेशन आ रहा है वो है रिलेटेड टू सेक्शन 80 EE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो जो ये सेक्शन है ये डिडक्शन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। यानी अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन लिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है तो हम सेक्शन 80 EE के अंदर उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, सब अवेलेबल अप टू 50,000 पर एनम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यानी मैक्स 50,000 की डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 80 GG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जो ये सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है डिडक्शन किसके रिगार्डिंग? जो इंडिविजुअल रेंट पे करता है हु इज नॉट रिसीविंग एनी हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है वो जॉब कर रहा है, अगर उसका एम्प्लॉयर उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं पे कर रहा तो वो अगर किराए के घर में रह रहा है तो वो उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। अब ये कितनी है? दैट इज अवेलेबल अप टू
इसके ना कुछ आप ध्यान से सुनना, या तो ये होगी 5,000 पर मंथ, या आपके टोटल इनकम का 25%, या आपका रेंट है जितना उसका ओवर एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। अगर आप अपनी टोटल इनकम का 10% पे कर रहे हो, वो जो आपका जो रेंट है उससे अगर ज़्यादा है तो जितना वो एक्सेस अमाउंट है वो, अभी इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उसकी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 80 GGA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1965। अब जो ये सेक्शन है ये डिडक्शन प्रोवाइड करता है सर्टेन, जो इंडिविजुअल सर्टेन डोनेशंस करता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसका अमाउंट 100%, 125%, 150 या 170% हो सकता है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नेचर या पर्पज जो भी डोनेशन का रहा होगा। लास्ट जो सेक्शन आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 80E इनकम टैक्स एक्ट का। अब ये जो ये सेक्शन है ये डिडक्शन प्रोवाइड करता है, जो लोन लिया है इंडिविजुअल ने अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उसकी डिडक्शन मिल सकती है। सो ये जो डिडक्शन है ये इंटरेस्ट पेड के जो आपने प्रीवियस ईयर में पे किया है उसके रिगार्डिंग मिलती है, और जो इसका मैक्सिमम पीरियड है वो 8 ईयर्स है, और अंटिल इंटरेस्टेड पेयर्स इन फुल, इन दोनों में जो पहले हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 2020। देखो जो वर्ल्ड ट्रेड WTO का बजट है 2020 का वो अराउंड 197.2 मिलियन CHF, जिसे हम अगर हम करें US डॉलर में तो दैट विल बी 217.8 मिलियन US डॉलर था। जो इसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनको कैलकुलेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स इन टोटल ट्रेड कंडक्टेड बाय WTO मेंबर्स। अब जो चाइना था उसने 12.128% कंट्रीब्यूट किया था वर्ल्ड ट्रेड बजट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बजट का जो 2020 था, जिसका दैट वाज 23.9 मिलियन CHF, और अगर हम US में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 26.4 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट जो जापान था उसने कंट्रीब्यूट किया था 8.564% WTO बजट का जो 2020 के लिए था, जो अमाउंट कितना है उसका 16.9 मिलियन CHF, अगर US में करें तो इट विल बी 18.6 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट था जर्मनी कंट्रीब्यूटेड 6.090% WTO बजट फॉर 2020, जिसका अमाउंट था 12 मिलियन CHF, या US में 13.2 मिलियंस। सो लास्ट में था सेकेंड लास्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 11.961% कंट्रीब्यूट किया था WTO बजट का 2020 में, जिसका अमाउंट था CHF 23.6 मिलियन, यानी US डॉलर्स में इट विल बी 26 मिलियन। लास्ट यूनाइटेड किंगडम ने कंट्रीब्यूट किया था, जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूट था 4.577% WTO बजट 2020 में, जिसका अमाउंट था CHF 9 मिलियन, और जिसको हम अगर US में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 9.9 मिलियन US डॉलर। इसका ना जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो था इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा था। सो अगर मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर दूं तो सबसे कम UK ने किया, फिर जर्मनी ने किया, फिर उससे ज़्यादा जापान ने किया, उससे ज़्यादा USA ने किया, और सबसे ज़्यादा चाइना ने कंट्रीब्यूट किया था। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखो मान लो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका लिक्विडेशन के अंदर। देखो जब आप एसेट्स को सेल आउट करते हो डिसोल्यूशन के टाइम को, उनको किस ऑर्डर में यूज किया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो सबसे पहले फर्म के डेट्स को पे किया जाता है दो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, जो बाहरले बंदों के यानी थर्ड पार्टी के डेट्स हैं उनको पे ऑफ किया जाता है। उसमें सेकंड नंबर पे ईच पार्टनर को रेटेबली पे किया जाता है जो ड्यू है उसकी तरफ, जो एडवांसेस हैं एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो अगर आपने अपने पार्टनर से यानी बिजनेस में कोई लोन लिया या कोई एडवांस लिया, उसकी कैपिटल को छोड़ के तो उसकी पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट पार्टनर्स की उनके कैपिटल अकाउंट पे पेमेंट्स की जाती हैं, जितनी उनके कैपिटल अकाउंट में ड्यू बनती है बिजनेस के द्वारा। लास्ट में जितना पैसा बचा उसे पार्टनर्स के अमंग प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी जितना बचा जितना प्रोपोर्शन उनका बनेगा उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर मूव ऑन करते हैं, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो अगेन बहुत बारी मैंने बताया, देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये एक मेजर है हाउ रिस्पॉन्सिव जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है प्रोडक्ट की वो चेंज करती है टू इट्स प्राइस। सिंपल बताता हूँ, मान लो ये एक डिग्री की मेजर है, यानी अगर आपका प्राइस चेंज होगा तो उस प्राइस चेंज का आपकी डिमांड पे कितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर करते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड की कितनी है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इस प्राइस। अब देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपके सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी होगी,
डिग्री ऑफ नेसेसिटी होगी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट हो गया, या टाइम पीरियड। अब ना कुछ हम मार्केट स्ट्रक्चर यानी जो बेसिकली 5 हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर हैं उनमें प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं हाई है या लो है, उसको स्टडी करने जाने। देखो जो आपका परफेक्ट कंपटीशन पहला मार्केट स्ट्रक्चर आता है, ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सेलर्स या बायर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हो वो होमोजीनियस होता है, इवन फ्री एंट्री एग्जिट होता है फर्म्स का। अब जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है बाय मार्केट फोर्सेस, दोनों डिमांड और सप्लाई जहां वो इंटरेक्ट करेंगे उस टाइम पे प्राइस सेट किया जाएगा। जितने भी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स हैं वो सारी की सारी प्राइस चेकर होती है, मेकर नहीं टेकर, वो मार्केट के प्राइस को ही उठाएंगे। सो देखो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाए तो जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी प्राइस इलास्टिसिटी हाई होगी परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो तो ईजिली स्विच कर सकते हैं दूसरे सेलर पे अगर माइट भी प्राइस को चेंज किया जाए, यानी अगर प्राइस चेंज हुआ तो वो तो इमीडिएटली मूव ऑन कर जाएंगे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है मोनोपोली। देखो जो मोनोपोली है ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है और उसका यूनिक प्रोडक्ट होता है। इसमें एंट्री के लिए हाई बैरियर्स हैं और जो सेलर है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है प्राइस और आउटपुट का, और जो उसका डिमांड का है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब अगर मैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करूं तो इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लो होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा उनके वो ही प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें मैनी सेलर्स और बायर्स होते हैं और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं, इवन फ्री एंट्री और एग्जिट है। देखो जो सेलर है उसके पास सम कंट्रोल होता है प्राइस और आउटपुट, कंप्लीट नहीं होता, सम होता है मतलब कुछ हद तक, और जो उसका भी डिमांड का है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। बट जो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी है ना इसमें वो मॉडरेट होती है, यानी इसमें ना तो हाई है ना तो लो है, मॉडरेट मिडिल लेवल पे, क्योंकि कंज्यूमर के पास कुछ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी प्रेफरेंस के लिए फ्रॉम अदर सर्टेन ब्रांड्स एंड उनके सेम फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आती है ओलिगोपोली। देखो जो ओलिगोपोली है ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यू सेलर्स होंगे, मैनी बायर्स होंगे जो सिमिलर भी और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दोनों टाइप को सेल करेंगे। इनमें बैरियर्स होंगे, हाई बैरियर्स होंगे एंट्री के लिए फर्म्स के, इवन जो सेलर्स हैं उनके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल होगा प्राइस और आउटपुट पे, इनका भी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। बेसिकली किंग प्रेजेंट होता है इसमें ओलिगोपोली में, यानी कि जो इनका डिमांड कर्व है ना वो एग्जैक्टली डिटरमाइनेबल नहीं होता, हम इसके डिमांड कर्व को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो इसमें है ये जो कर्व है ये लेस इलास्टिक है एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगेन मॉडरेट प्राइस इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास कम यानी फ्यू सब्स्टिट्यूट्स हैं, इवन सम सेंसिटिविटी भी है, यानी वो कंज्यूमर सेंसिटिव है कुछ हद तक प्राइस चेंजेस को लेकर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डिओपोली। देखो जो डिओपोली है ये एक स्पेशल केस है ओलिगोपोली का ही, इसमें दो सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं जो सिमिलर या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल ऑन करते हैं। इसमें हाई बैरियर्स हैं एंट्री के रिलेटेड फॉर अदर फर्म्स, जो सेलर्स हैं उनके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल है प्राइस और आउटपुट पे, जो इनका डिमांड का है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेस इलास्टिक होगा एज कंपेयर टू ओलिगोपोली। अब जो इनके प्रोडक्ट्स इस स्ट्रक्चर में सेल किए जाते हैं उनकी जो प्राइस इलास्टिक अगेन मॉडरेट होती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास अगेन बहुत कम सब्स्टिट्यूट है और वो टू सम एक्सटेंट सेंसिटिव या रिलेटेड टू प्राइस चेंजेस। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के सेशन के हम अब सेकंड लास्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो अप्रोच ऑफ असेसिंग डेट कैपेसिटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अगर हम कैश फ्लो अप्रोच को यूज करते हैं डेट कैपेसिटी को असेस करने के लिए, जो उसमें स्टेप्स आते हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो टॉलरेंस लिमिट को स्पेसिफाई किया जाता है ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जब आपको लगता है कि जब भी प्रोबेबिलिटी होगी डिफॉल्ट की, सबसे पहले तो टॉलरेंस लिमिट को स्पेसिफाई किया जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट किया जाता है जितने भी आपके कैश फ्लोस होंगे उनकी। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? आपकी फर्म की प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या किया जाता है? नेक्स्ट फिक्स चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं जो हम पे करते हैं एज अ इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल की रीपेमेंट, जो आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेट पे की जाती है। लास्ट इसमें जो है उसमें डेट कैपेसिटी को एस्टिमेट किया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट जो एक्सेप्टेबल होगा। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो लास्ट आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। देखो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉजिकल सीक्वेंस जो आपके डेट रिकवरी की जाती है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करती है पैसा को रिकवर कराने में लिए, यानी जो उनके आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं जो इरिकवरेबल हो सके। सबसे पहले देखो जो बैंक है वो फाइल करता है एप्लीकेशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ ताकि जो वो उनसे एक इंटरिम ऑर्डर को अचीव किया जा सके अपने डेट्स की रिकवरी के लिए। सेकंड क्या है, जो सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो नोटिस को सेंड करता है बोरोअर को कि वो 30 दिन के अंदर अंदर बताए कि उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए जो उसके बैंक ड्यूस रिकवरी के लिए पड़े हैं अभी। थर्ड स्टेप में क्या आता है, जो डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफ बोरोअर को डायरेक्ट करता है कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी को ट्रिब्यूनल के पास जो अमाउंट डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल उसके गिवन टाइम फ्रेम में। जो इसमें फोर्थ स्टेप आता है वो क्या आता है, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो इवन बोरोअर को डायरेक्ट करता है कि वो पर्टिकुलर्स अपनी प्रॉपर्टीज के डिस्क्लोज करे जिसको उसने स्पेसिफाई किया था बैंक एप्लीकेशन से लोन लेते तक। जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है तो जो लास्ट स्टेप है सच जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो रिस्ट्रेन कर सकता है बोरोअर को डील करने में या डिस्पोज करने में जो उसकी कंसर्न एसेट है प्रॉपर्टी है जिसपे अभी जो हियरिंग चल रही है या उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सो ये तो थे स्टेप्स ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो यहाँ पे आज मैं अपना सेशन आज का वाइंड अप करने जा रहा हूँ। होप सो आपको सबको यूजफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अगर आपको कुछ भी मेरे सेशन में इंटरेस्टिंग लग रहा है सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो फिर कल मिलते हैं हम विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। सो गुड डे, हैव